हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, आज के इस सेशन के अंदर हम रीट एग्ज़ाम 2025 को लेकर हिंदी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियों के वन लाइनर क्वेश्चन हैं वो हल करेंगे। इस वीडियो के अंदर करीबन आपके लगभग 300 से प्लस क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो के अंदर है और मात्र 40 मिनट के अंदर मैं हल कराऊंगा और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के अंदर हूबहू देखने को मिलेंगे और ये वीडियो L1 और L2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी यहाँ पर भावी शिक्षक L1 का एग्ज़ाम देने जा रहा है रीट का और L2 का देने जा रहा है, उन सब के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दी जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से आप है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो मोटिवेशन लाइन के साथ शुरू करते हैं हमारे सेशन को। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो लगातार कोशिश करते रहिएगा और आगे बढ़ता रहिएगा। भाषा कौशल से शुरुआत करेंगे। पूरे सिलेबस से ये सवाल बनाए गए हैं, तो संपूर्ण सिलेबस शिक्षण विधियों का इनके अंदर है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर भाव प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो भाव प्रकट करने का जो सर्वोत्तम साधन है वो क्या है साथियों? भाषा है। ठीक है ना। प्रारंभिक अवस्था में भाषा जो बालक है भाषा सीखता है, तो प्रारंभिक अवस्था के अंदर बालक है वो एक भाषा किस तरह से सीखता है? पहले सुनता है, फिर उसका निरीक्षण करता है, फिर अनुकरण करता है। ठीक है ना। तो श्रवण, निरीक्षण और अनुकरण, इस कर्म व्यवस्थित कर्म के अंदर बालक है वो भाषा को सीखता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके, भाषा की शिक्षा दी जाती है। तो भाषा की शिक्षा अर्थ ग्रहण व अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है। ठीक है ना। क्योंकि बालक सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकता है, बालक बोलकर अभिव्यक्ति जो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। तो भाषा के जो शिक्षा देने का मुख्य रोल है वो है अर्थ ग्रहण करना और अभिव्यक्ति के लिए भाषा की शिक्षा दी जाती है। ठीक है। भाषा के रूप में बात करूँगा तो भाषा के रूप दो होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है ना। भाषा के रूप दो ही होते हैं, आपको दो ही करके आना है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। सांकेतिक भाषा भी होती है जो कि यहाँ पर शिक्षण इसके भाषा के रूप में नहीं है। ठीक है ना। तो सिंबलिक भाषा अलग होती है। यहाँ पर मुख्य रूप से दो ही भाषा के रूप माने गए हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है। आगे बात करूं, यहाँ पर भाषा का प्राथमिक रूप है। तो भाषा का प्राथमिक रूप है वो मौखिक भाषा है। यानी प्राथमिक हो या प्रारंभिक हो, वो कौन सी रूप है? मौखिक भाषा है। ठीक है ना। भाषा स्तर सुधारने के लिए सर्वाधिक आवश्यक साधन है वो कौन सा है? वो है विद्यार्थी एवं अभिव्यक्ति जो अध्यापक है उनके द्वारा पुस्तकालय का उपयोग करना। भाषा का स्तर सुधारने के लिए सर्वाधिक आवश्यक साधन की बात करें तो विद्यार्थी या अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का क्या करना? उपयोग करना। भाषा कौशल है, भाषा कौशल है दक्षता प्राप्त करना। क्या करना? दक्षता प्राप्त करना। भाषा कौशलों का स्वाभाविक क्रम पूछ ले या मनोवैज्ञानिक क्रम पूछ ले तो यहाँ पर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसकी ट्रिक है सुबो पली। ठीक है ना। सुनना, बोलना और पढ़ना, लिखना। ठीक है। सबसे कठिन कौशल कौन सा है? तो लिखना कौशल है, वो सबसे कठिन कौशल है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करता हूँ, अगला हमारा क्वेश्चन है भाषा बुनियादी कौशल। भाषा के बुनियादी कौशल, तो भाषा के बुनियादी कौशल सुनना और बोलना है। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर बात करता हूँ मैं ग्रहणात्मक या ग्रहयात्मक कौशल कौन कौन से हैं? तो सुनना और बोलना है वो ग्रहयात्मक या ग्रहणात्मक कौशल है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सुनना और पढ़ना। ठीक है ना। यानी हम विचारों को साथियों पढ़ सुन करके हैं ग्रहण कर सकते हैं और विचारों को पढ़ करके ग्रहण कर सकते हैं। तो भाषा के ग्रहणात्मक कौशल या ग्रहयात्मक कौशल कौन से हैं? सुनना और पढ़ना। बात करें अभिव्यक्ति कौशल भाषा के, तो भाषा के अभिव्यक्ति कौशल कहो या अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कहो या उत्पाद्य कौशल कहो, वो भी दो होते हैं। वो होते हैं बोलना और लिखना। हम भाषा की हम अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति करते हैं वो बोल कर सकते हैं या फिर हम अभिव्यक्ति है वो लिख कर सकते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ वो बोल कर बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं जो लिखी हुई चीज़ों को है अभिव्यक्ति कर रहा हूँ, और अगर मैं कोई आपको लेटर लिख के भेज रहा हूँ मेरे विचारों का, तो वो भी क्या है? मेरे द्वारा एक अभिव्यक्ति है। इसलिए अभिव्यक्ति कौशल दो होते हैं, बोलना और लिखना। और ग्रहणात्मक कौशल पूछे या ग्रहयात्मक कौशल पूछे तो वो भी दो होते हैं, सुनना और पढ़ना। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है ना।
नेक्स्ट यहाँ पर बात करता हूँ भाषाई कौशलों का विकास किस स्तर तक पूर्ण हो जाना चाहिए। तो भाषाई कौशलों का विकास है जो है प्राथमिक स्तर कक्षा 5 तक है पूर्ण हो जाना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भाषा कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है ना। नेक्स्ट है मौखिक अभिव्यक्ति के प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी है वो क्या है, वाद विवाद सर्वाधिक उपयोगी है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा वाद विवाद होगा प्रश्नों का उतना ही मौखिक अभिव्यक्ति बोलने की जो अभिव्यक्ति है वो ज़्यादा सर्वाधिक बढ़ेगी या सर्वाधिक उन्नति करेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है शुद्ध उच्चारण, यानी शुद्ध उच्चारण, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के अंदर आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना, और इस पीडीएफ से बहुत सारे प्रश्न पिछले एग्जामों के अंदर आए हैं, इसलिए वापस से रिपीट हो सकते हैं, और आप इस वीडियो को है 2 बार जरूर देख लीजिएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन मैं बात करता हूँ पढ़ना या वाचन कौशल के भेद होते हैं। पढ़ना कहो या वाचन कौशल कहो, ठीक है ना। तो इनके 2 भेद होते हैं, एक हुआ शेषवर वाचन और दूसरा भेद होता है मौन वाचन, ठीक है। शेषवर वाचन और मौन वाचन, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है उच्चारण सुधारने के लिए करवाना चाहिए। तो उच्चारण सुधारने के लिए हमें शेषवर वाचन करवाना चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं में इस पर बल ज़्यादा देना चाहिए। शेषवर वाचन का मतलब होता है यहाँ पर सभी बच्चों को सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से शेषवर वाचन करवाना। जैसे अपन को छोटी क्लासों के अंदर हम जैसे शुरुआती क्लासों के अंदर हमें जो वर्णमाला सिखाई थी, तो वहाँ पर 4 बच्चे आगे खड़े कर दिए जाते थे, फिर पीछे पीछे बोलते थे ना कैसे कबूतर, फिर सारे बच्चे बोलते कैसे कबूतर, यही शेषवर वाचन है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आदर्श वाचन किया जाता है। तो आदर्श वाचन है वो अध्यापक के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। छात्र है इस जो आदर्श वाचन का अनुकरण करते हैं, ठीक है ना। तो छात्रों के द्वारा अनुकरण वाचन किया जाता है, अध्यापक के द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है, दोनों बातों को ध्यान रखना, ठीक है। आशु भाषण है, आशु भाषण का मतलब होता है बोलने की योग्यता, ठीक है ना। शेषवर वाचन के कितने भेद होते हैं, तो शेषवर वाचन के यहाँ पर 3 भेद होते हैं, आपको ध्यान में रखना। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। एक आदर्श वाचन होता है, एक अनुकरण वाचन होता है, एक समवेत वाचन होता है, ठीक है। तो शेषवर वाचन के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है जीवन के प्रारंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है, परिवार है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैं बात करता हूँ प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना किस कौशल से संबंधित है। तो यहाँ पर वाचन कौशल से संबंधित है, ठीक है ना। वाचन कौशल का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है ना। वाचन यानी बाँचना, पढ़ना, ठीक है ना। तो वाचन का मतलब बोलना नहीं होता है, पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास वाचन कौशल से हम कर सकते हैं, ठीक है। अर्थग्रहण की दृष्टि से सर्वोपयुक्त वाचन कौन सा है, तो अर्थग्रहण की दृष्टि से सर्वोपयुक्त वाचन है वो मौन वाचन है, ठीक है। साइलेंट रीडिंग बुक है वो किसकी है, तो ये ब्राइन की पुस्तक है, किसकी है, ब्राइन महोदय की पुस्तक है। नेक्स्ट है मौन वाचन आरंभ करना चाहिए। तो मौन वाचन कक्षा तीसरी कक्षा से इसको आरंभ कर देना चाहिए, और गहन अध्ययन निष्ठ पाठों का अध्ययन है वो कक्षा 6 से कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मौन वाचन का प्रारंभ कौन सी कक्षा से करना चाहिए, तो तीसरी कक्षा से करना चाहिए। अगला प्रश्न है शेषवर वाचन कराने का सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है। तो शेषवर वाचन करवाने का सबसे उपयुक्त साधन है सामूहिक वाचन, ठीक है। अगला प्रश्न है ज्ञान की वृद्धि, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग, स्वाध्याय की भावना विकसित करना, अवधान केंद्रीकरण की क्षमता का विकास करना आदि किसके द्वारा किए जाते हैं। तो ये सारे गुण हैं किसके हैं, मौन वाचन के सारे गुण हैं। किस वाचन के गुण हैं, तो मौन वाचन के ये सारे गुण है, आपको ध्यान रखना। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर मौन वाचन की विशेषताएं भी पूछ सकता है। तो मौन वाचन से ज्ञान में क्या होती है, वृद्धि होती है। अवकाश के क्षणों का क्या होता है, सदुपयोग होता है। स्वाध्याय की भावना में क्या होती है, वृद्धि होती है, या उस स्वाध्याय की भावनाओं का क्या होता है, विकास होता है। अवधान यानी ध्यान केंद्र करने की क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। तो मौन वाचन के ये गुण हैं, यहाँ पर आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, जो कई पिछले एग्जाम के अंदर ये प्रश्न है आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ मैं, अगला हमारा प्रश्न है पूर्ति परीक्षा, सत्य असत्य परीक्षा जिसे एकांतर परीक्षा भी कहते हैं, बहुविकल्प परीक्षा के साथ किस वाचन की परीक्षा है की जा सकती है। तो यहाँ पर मौन वाचन की परीक्षा है वो की जा सकती है। नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पर आपके प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है क्या, शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास करना, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूं
पठन या वाचन शिक्षण की विधि है। पठन या वाचन शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी है? तो वर्ण विधि है, शब्द विधि है, वाक्य विधि है, ध्वनि साम्य विधि है, अनुकरण विधि है, संगति विधि है। ठीक है ना। तो ये पठन या वाचन शिक्षण की विधियां हैं, आपको ध्यान में रखना। वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि, ध्वनि साम्य विधि, अनुकरण विधि और संगति विधि। नेक्स्ट यहाँ पर मौन वाचन का प्रकार है। तो मौन वाचन के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है ना। मौन वाचन के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? द्रुत मौन वाचन, गहन मौन वाचन और विहंगा अवलोकन मौन वाचन। ठीक है। तो ये मौन वाचन के तीनों प्रकार आपको ध्यान में रखना है। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो शिक्षण कौशल का उपयोग कक्षा के अंदर भी किया जाता है और कक्षा के बाहर, दोनों जगह किया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, सही ध्यान में नहीं है चीज़ें। तो शिक्षण कौशल का आपके दिमाग में एक ही सवाल आएगा, शिक्षण कौशल मतलब कक्षा के अंदर होता है, कक्षा के बाहर भी शिक्षण कौशल का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए उत्तर है कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर दोनों होगा। अगला यहाँ पर है, श्रवण कौशल को विकसित करने में आकाशवाणी कार्यक्रम, दूरदर्शन कार्यक्रम और सामूहिक वृहद बाल सभा कार्यक्रम, यह है कक्षेतर कार्यक्रम के तहत कक्षा के बाहर होने वाले कार्यक्रम है। ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर जो आकाशवाणी कार्यक्रम होता है वो कक्षा से बाहर होता है। दूरदर्शन कार्यक्रम की बात करें तो कक्षा से बाहर होता है। सामूहिक वृहद बाल सभा का आयोजन कक्षा से बाहर होता है। तो ये सभी जो कार्यक्रम हैं वो कक्षेतर कार्यक्रम हैं और कक्षा के बाहर होने वाले कार्यक्रम हैं। नेक्स्ट बात करूं, अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालकों को पढ़ने से पहले लिखने की शिक्षा है दी जानी चाहिए? तो मैडम मारिया मोंटेसरी के अनुसार है, पढ़ने से पहले है और लिखने की शिक्षा दी जानी चाहिए। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए और अक्सर भी चित्र ही है। ये मत किसका है? तो ये मत महात्मा गांधी का है। ठीक है ना। लिखना सिखाने से पहले बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए, ये कथन महात्मा गांधी का है। ध्यान में रखना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है यहाँ पर कथनी है ये भी कि बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुँचाता है जबकि लिखना मनुष्य को परम शुद्ध बनाता है। ये कथन किसका है? ये कथन बेकन महोदय का है। किसका है? बेकन महोदय का है। तो यहाँ पर 3 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं जो आपकी परीक्षा के अंदर आने की प्रबल संभावना है। कि पहला यहाँ पर प्रश्न आया है कि बालकों को पढ़ने से पहले लिखने की शिक्षा दी जानी चाहिए, इसका समर्थन मैडम मारिया मोंटेसरी ने किया। दूसरा यहाँ पर कथन है कि लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि अक्सर भी चित्र ही है। ये मत किसका है? ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है। नेक्स्ट बात करूँ, बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुँचाता है जबकि लिखना मनुष्य को परम शुद्ध बनाता है। तो ये कथन आपके बेकन महोदय का है। किसका है? बेकन महोदय का है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है ना। जब बालक की रुचि नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना नहीं चाहिए और इससे उसके विचारों में बाधा पहुँचती है। पाठ पढ़ाने से पहले अध्यापक को पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। भाषाई कौशल में ये कथन किसका है? ये हर्बर्ट महोदय का। किसका है? हर्बर्ट महोदय का है। हर्बर्ट महोदय ने कहा कि शिक्षकों को है बालकों को रुचि का सदैव ध्यान में रखना चाहिए और जब बालक की रुचि नहीं है तो उस बालक को नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है ना। और अगर आप उसके बाद भी पढ़ाते हो तो बालकों के विचारों के क्या है? बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पहले अध्यापक को पाठ में बालकों की रुचि है वो पैदा करनी चाहिए। ठीक है ना। तो जिससे ज्ञानार्जन भी होगा और जितनी ज़्यादा रुचि होगी उतना ही अधिगम ज़्यादा होगा। तो ये कथन किसका है? हर्बर्ट महोदय का। ध्यान में रखना, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर भाषा कौशलों में लिखित अभिव्यक्ति के रूप है। तो लिखित अभिव्यक्ति लिखना हो गया। श्रुत लेख से किन 2 कौशलों का विकास होता है? तो श्रुत लेख से यहाँ पर सुनना और लिखना कौशलों का विकास हो जाता है। ठीक है ना। अब इसमें दोनों में से एक ऑप्शन के अंदर आए तो यानी 4 ऑप्शन दिए। आपसे प्रश्न पूछे कि श्रुत लेख से निम्न में से किन कौशल का विकास होता है? पहला ऑप्शन दे दिया सुनना, लिखना, पढ़ना या बोलना। ठीक है ना। तो इसमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए पहले आपको सुनना या श्रवण कौशल है राइट करना। 101% सही माना जाएगा। आपके दिमाग में सवाल चल रहा है सुनकर लिखना, तो लिखने कौशल का विकास तो हो रहा है, साथ साथ में सुनना कौशल का भी विकास हो रहा है, श्रवण कौशल का भी विकास हो रहा है। तो श्रुत लेख से सर्वाधिक विकास श्रवण कौशल का होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करूं, अगला यहाँ पर प्रश्न है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले आवश्यक है
बालकों को लिखना सिखाने से पहले आवश्यक है क्या है, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है लेखन कला का विकास होता है। लेखन कला का विकास अभ्यास से होता है। कैसे होता है, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतनी ज़्यादा लेखन कला का विकास होता जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षक बालक की कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्र इन अक्षरों को देखकर उनकी नीचे लिखने का अभ्यास करता है और उसी प्रकार अक्षर बनाते हैं। ये विधि क्या है, ये अनुकरण विधि है। ठीक है ना, जैसे आपने ये कै कबूतर लिख दिया तो छात्र इस कै कबूतर लिखता ही जाता है, तो ये क्या है, अनुकरण विधि है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न है लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्व है। तो लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्व किसका है, वर्तनी का है। किसका है, वर्तनी का है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ बालकों को वर्तनी की विधिवत शिक्षा किस स्तर पर प्रारंभ कर देनी चाहिए, तो प्राथमिक स्तर पर प्रारंभ कर देनी चाहिए। बालक लिखना सीखते हैं सीधी रेखाओं से सीखते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना सीधी रेखाएं करके आना, वहाँ पर तिरछी रेखाएं बताएगा और भी कुछ ऑप्शन में देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। बालक सीखता है तो सीधी रेखाओं से सीखता है। ठीक है, तो सीखने की रेखा कैसी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। सीखने की रेखा कैसी होनी चाहिए भाई, सीधी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन याद हो गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों को योग कर वर्ण रचना कर लिखना सीखने की जो विधि है वो है पेस्टोलॉजी विधि। कौन सी विधि है, पेस्टोलॉजी विधि। डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है और डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। ठीक है, तो डिसलेकिया, ठीक है ना, तो लेकिया यानी जैसे हम लेकिया डिसलेक्सिया है तो यहाँ पर लेसन है, लेसन हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो लेसन यानी पठन संबंधी विकार हो गया। याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। ठीक है ना, नेक्स्ट है यहाँ पर डिसग्राफिया, तो ग्राफ पर अपन क्या करते हैं, लिखते हैं, ग्राफ पर क्या करते हैं, लिखते हैं, तो डिसग्राफिया किसका है, लेखन संबंधी विकार है। तो दोनों विकार आपको ध्यान में रखना है, कोई भी प्रश्न आए आपको उत्तर करके सही करके आना है। ठीक है ना, बाकी आपकी क्लियर हो जाएगी, आराम से रीट पात्रता परीक्षा क्लियर हो जाएगी। जो प्रथम बार दे रहा है उनकी भी क्लियर होगी, जो सेकंड अटेम्प्ट है उनका भी क्लियर होगा। अब हम सेकंड टॉपिक भाषा कौशलों के बाद भाषा शिक्षण सिद्धांत आते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन भाषा शिक्षण सिद्धांत है। तो भाषा शिक्षण के काफ़ी सिद्धांत है, उनको यूज करना होता है अध्यापक को। तो पहला है स्वाभाविकता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अभ्यास एवं क्रियाशीलता का सिद्धांत, चयन एवं विभाजन का सिद्धांत, अनुपात एवं कर्म का सिद्धांत या कर्मायोजन का सिद्धांत, स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, मौखिक कार्य का सिद्धांत, सामान्य बोलचाल का सिद्धांत, एकता एवं सहभागिता का सिद्धांत, इसके अलावा भावनात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत, जीवन से संबंध जोड़ने का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग। ठीक है ना, तो ये भाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत है। ठीक है, इनमें से आपको कोई भी प्रश्न दे देगा कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कैसा आएगा, तो यहाँ पर आपको दे दिया कि स्वाभाविकता का सिद्धांत है तो भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। ठीक है ना, या फिर तीन आपको यहाँ पर ये सिद्धांत दे देंगे और एक कोई आउट ऑफ, जैसे यहाँ पर तीन सिद्धांत आपको देंगे, स्वाभाविकता का सिद्धांत, ऊपर क्वेश्चन आएगा भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, तीन ऑप्शन के अंदर देंगे स्वाभाविकता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, और एक दे देगा निष्क्रियता का सिद्धांत। तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर निष्क्रियता का सिद्धांत नहीं है, इसको थोड़ा ज़रूर देख लीजिएगा, एक प्रश्न इन क्वेश्चनों से आपके भाषा शिक्षण सिद्धांतों से आता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है शिक्षण विधियों से हम बात करेंगे। यहाँ विधियाँ टॉपिक शुरू हो गया है। आगमन विधि में शिक्षण कार्य होता है तो उदाहरणों द्वारा नियमों का निर्धारण। ठीक है ना, नेक्स्ट है वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है, आगमन विधि है। ठीक है ना, वाक्य का विश्लेषण आगमन विधि। ठीक है, आगमन विधि के रूप कितने होते हैं, दो रूप होते हैं। ठीक है ना, कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं, प्रयोग प्रणाली और संयोग प्रणाली। ठीक है ना, तो आगमन विधि के भी दो रूप होते हैं और निगमन विधि के भी दो रूप होते हैं। निगमन विधि का पहला रूप होता है सूत्र प्रणाली और दूसरा रूप होता है आपके पाठ्य पुस्तक प्रणाली। ठीक है ना, तो आगमन निगमन विधि के कितने कितने रूप होते हैं, तो दो दो रूप होते हैं। और आगमन विधि के कौन से दो रूप है, पहला है प्रयोग और दूसरा है संयोग। ठीक है ना, प्रयोग प्रणाली और संयोग प्रणाली। आगमन विधि है, आगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है ना, किस विधि के अंतर्गत शिक्षक पहले नियम बनाता है तत्पश्चात उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो पहले नियम फिर उदाहरण यानी निगमन विधि। ठीक है ना,
तो जिसमें देखो नियम पहले आता है, तो न से नियम, न से निगमन विधि, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है निगमन विधि के रूप। तो निगमन विधि के रूप यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, दो रूप होते हैं, सूत्र प्रणाली और पाठ्य पुस्तक प्रणाली। निगमन विधि है तो निगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है। भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो सूत्र प्रणाली की यहाँ पर है मूल स्रोत संस्कृत भाषा है, ठीक है ना। इसको पांडित्य प्रणाली भी कहते हैं, लेकिन आपको सूत्र प्रणाली ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को सुगा प्रणाली के कहा जाता है? तो पाठ्य पुस्तक प्रणाली को सुगा प्रणाली कहा जाता है। सवाल आया हुआ है, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। सुगा प्रणाली किस प्रणाली को कहते हैं? पाठ्य पुस्तक प्रणाली को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर व्याकरण शिक्षण की वह विधि जिसमें छात्रों को उच्च कोटि की भाषा लेखकों की पाठ्य पुस्तकों का नाम बताकर उनके माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है, यानी वो कौन सी विधि है? तो भाषा संसर्ग विधि या अव्याकृत विधि है, ठीक है ना। इस विधि के अंदर कोई पाठकों का या लेखकों का नाम बता दिया जाता है और फिर उनको पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के साथ साथ ही व्याकरण का ज्ञान करवा दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये भाषा संसर्ग विधि या अव्याकृत विधि है। अव्याकृत विधि में व्याकरण शिक्षण की किस पक्ष पर बल दिया जाता है? तो अनौपचारिक व्यवहारिक पक्ष यहाँ पर है, पक्ष पर बल दिया जाता है। किस विधि में व्याकरण शिक्षण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है? तो व्याकरण शिक्षण स्वतंत्र रूप से भाषा संसर्ग विधि के अंदर नहीं होता है। इसके अंदर जैसे जैसे टीचर पढ़ाता है उसके अंदर कोई शब्द आता, जैसे मैं ये आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इसमें मान लो कोई जैसे बल आ गया, तो यहाँ पर मैं बल के बारे में पूरा यहाँ पर इसका संधि विशेष समास इसमें साथ साथ मैं बताता रहता हूँ। स्पेशल रूप से व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि के अंदर नहीं दी जाती, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार होते हैं। तो गद्य पाठों के प्रकार दो होते हैं, द्रुत वाचनोदिष्ट पाठ और गहन अध्ययन निष्ठ पाठ, ठीक है ना। तो द्रुत पाठों के यहाँ पर जो गद्य पाठों के प्रकार दो होते हैं, एक होता है द्रुत वाचनोदिष्ट पाठ और एक होता है गहन अध्ययन निष्ठ पाठ, ठीक है। उद्बोधन विधि है, उद्बोधन विधि यहाँ पर गद्य शिक्षण की है, किसकी है? गद्य शिक्षण की है। उद्बोधन विधि किसकी है? गद्य शिक्षण की है। उद्बोधन विधि में शामिल है यहाँ पर दृश्य विधान, अभिनय हो गया, प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन हो गया, जो पर्याय कथन हो गया, विलोम कथन, ये कहानी, ये सब किसमें? उद्बोधन विधि के अंदर है। आगे यहाँ पर बात करूँ गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि जिसमें शिक्षक स्वयं अर्थ न बताकर छात्रों से ही अर्थ निकलवाता है, तो ये कौन सा है? उद्बोधन विधि है, ठीक है ना। शिक्षक इस विधि के अंदर स्वयं अर्थ नहीं बताता है और यहाँ पर शब्दार्थ छात्रों से ही निकलवाया जाता है, वो कौन सी विधि है? उद्बोधन विधि है। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? रसानुभूति है, कि क्या है? रसानुभूति है। तो नेक्स्ट यहाँ पर है कविता शिक्षण की किस विधि को प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो कविता शिक्षण की जो खंडान्वय विधि है, इस विधि को क्या कहा जाता है? प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये खंडान्वय विधि ओंकार दास ने दी थी। किसने दी थी? ओंकार दास नाम है, ठीक है इनका। नेक्स्ट यहाँ पर है कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत किसी कविता को समझाने के लिए उसके समान भाव वाली या विरोधी भाव वाली दूसरी कविता प्रस्तुत करके तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है? तो तुलना विधि के अंदर किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है किस विधि में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है? तो व्यास विधि है। कौन सी विधि है? व्यास विधि है, व्याख्यान विधि है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर किस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है और तथा उसके वाचिक अभिनय में पात्रों के अनुकूल ही भाषा का उतार चढ़ाव होता है? तो आदर्श नाट्य विधि है। कौन सी विधि है? आदर्श नाट्य विधि। रंगमंच अभिनय विधि ये किसकी है? नाटक शिक्षण की विधि है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर है नाटक शिक्षण की वह विधि जिसमें छात्र कक्ष में नाटक के पात्रों के संवादों को वाचिक अभिनय यानी बोलकर अभिनय करते हैं, तो वो कक्षा अभिनय विधि है, ठीक है। कक्ष के अंदर की जाती है और वाचिक यानी बोलकर की जाती है यहाँ पर, तो कक्षा अभिनय विधि हो जाएगी, ठीक है। किस विधि को पथ प्रदर्शक विधि भी कहा जाता है? तो जो मंत्रणा विधि होती है इस विधि को पथ प्रदर्शक विधि भी कहा जाता है। पंचपदी विधि के देन कौन है? जो इनके जो यहाँ पर प्रवर्तक पूछे तो हर्बर्ट है। पंचपदी हर्बर्ट जो पद्धति है वो पंचपाद है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ संगठना
संघटना परक विधि का अन्य नाम क्या है? तो सेना विधि है, ठीक है ना। संश्लेषण विधि की सिखाने की प्रक्रिया वर्ण, शब्द और वाक्य, पहले वर्ण फिर शब्द फिर वाक्य। विश्लेषण विधि में शिक्षण होता है शब्द से वर्ण तक, वर्ण की ओर होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, संश्लेषण विधि के अंदर उनको हर एक चीज़ को टुकड़ों में बांट दिया जाता है, पहले वर्ण फिर शब्द फिर वाक्य। लेकिन विश्लेषण की बात करें तो शब्द और फिर वर्ण, ठीक है, शब्द से वर्ण की ओर। कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यय साध्य मानी जाती है? तो भाषा यंत्र विधि है, व्यय साध्य मानी जाती है। द्विभाषा पद्धति कौन सी है? अनुवाद विधि है। कौन सी विधि है? अनुवाद विधि है। नेक्स्ट बात करूं, कहानी एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं है जहाँ भांति भांति के बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक ऐसा गमला है जिसमें एक पौधे को माधुर्य अपने समुन्नत रूप से दृष्टिगोचर होता है। ये कथन किसका है? ये मुंशी प्रेमचंद का है। प्रश्न आएगा, मुंशी प्रेमचंद ने कहानी को किसकी संज्ञा दी है? यहाँ पर पौधे की या फिर गमले की या फिर बेल बूटे की? तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद ने है कहानी को है गमला की संज्ञा दी है, गमले की संज्ञा दी है, ठीक है ना। कथन काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है, तो वो है प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है ना। किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग सर्वथा वर्जित है? यानी इस विधि के अंदर मातृभाषा का प्रयोग है बिल्कुल नहीं किया जाता है, वो है प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर बात करता हूँ, वह विधि जिसमें शिक्षण का माध्यम वही भाषा होता है जिसका अध्यापन कराया जाता है, तो वह भी प्रत्यक्ष विधि है। इंग्लिश में इसे डायरेक्ट मेथड बोला जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। यानी यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन था, वह विधि जिसमें शिक्षण का माध्यम वही भाषा। जैसे मेरे को इंग्लिश पढ़ाना है तो मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए इंग्लिश का ही पूरा इंग्लिश ही बोलूँगा, उसके अंदर इंग्लिश के माध्यम से ही पढ़ाऊँगा। उसके अंदर मातृभाषा, हिंदी भाषा ट्रांसलेट बिल्कुल संभव नहीं है इस विधि के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तीनों प्रश्न काफ़ी अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। रचना के भेद होते हैं, रचना के दो भेद होते हैं, मौखिक रचना और लिखित रचना, ठीक है। चित्र वर्णन विधि है, चित्र वर्णन विधि रचना शिक्षण की है। रचना शिक्षण के लिए अनुकरण विधि उपयुक्त है प्राथमिक स्तर के लिए। लेखन तथा उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है प्रारंभिक स्तर पर। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि पूछे तो व्यतिरेकी विधि है। कौन सी विधि है? व्यतिरेकी विधि है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ अगले प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न है हमारा, नवीन शिक्षण प्रणालियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय दिया जाता है। यहाँ पर ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिस एग्ज़ाम के अंदर प्रोजेक्ट विधि का क्वेश्चन नहीं है। आप देख सकते हो सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इसके अलावा थर्ड ग्रेड हो गया, रीट पात्रता परीक्षा हो गई, इसके अलावा अन्य जितने भी स्टेट के अंदर एग्ज़ाम्स होता है उस एग्ज़ाम के अंदर रीट यहाँ पर प्रोजेक्ट विधि का है क्वेश्चन 100% मिलता है। तो प्रोजेक्ट विधि का क्वेश्चन रीट पात्रता के अंदर आने की प्रबल संभावना है, थोड़ा इसको आप देख लीजिएगा। तो प्रोजेक्ट पद्धति की बात करें तो यहाँ पर है जॉन डीवी और किलपैट्रिक, यहाँ पर है इनका व्यापक प्रयोग करने का सारा इनको जाता है। ऑप्शन में जॉन डीवी हो तो जॉन डीवी करना, और जॉन डीवी के शिष्य थे किलपैट्रिक, तो किलपैट्रिक थे, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो प्रोजेक्ट विधि के अंदर शिक्षा है जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है शिक्षण विधि में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति है। तो ज्ञानेंद्रियों यानी आपके जो हाथ, आँख, कान, नाक, ये होते हैं सारी ज्ञानेंद्रियाँ, इन पर विशेष बल है, वो कौन सी विधि के अंदर दी जाती है? तो मोंटेसरी विधि के अंदर दी जाती है। अभिकर्मित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है, तो यहाँ पर स्वगति का सिद्धांत है, ठीक है ना। किसका अभिकर्मित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है? स्वगति का सिद्धांत। किंडरगार्टन पद्धति किसने दी थी? तो फ्रोबेल महोदय ने दी थी। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान, ठीक है ना, बच्चों का उद्यान होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा आपको ध्यान में रखना, यहाँ पर प्रश्न है गलत नहीं हो। किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है तथा बच्चे पौधों के समान है? तो ये है फ्रोबेल के अनुसार। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, रीट परीक्षा 2025 के अंदर ये प्रश्न छपेगा, चाहे किस रूप में भी छपो, ठीक है ना।
आपको ध्यान रखना है शिक्षा शास्त्री यानी स्कूल एक बाग है, तो स्कूल को क्या किसकी संज्ञा दी, बाग की। अध्यापक को माली की संज्ञा दी और पौधे बच्चे को पौधे की संज्ञा दी है। तो ये तीनों संज्ञा भी ध्यान में रखना। और ये बोला किसने, फ्रोबेल महोदय ने बोला है, ठीक है ना। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, फ्रोबेल महोदय ने यहाँ पर बच्चे को है किसकी संज्ञा दी है, ठीक है ना, पौधे की, बाग की, स्कूल यहाँ पर है, इसके अलावा माली की, तो यहाँ पर पौधे के दिए। पूरा कथन मैं वापस बोल रहा हूँ कि किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है। तो ये कथन किसका है, फ्रोबेल महोदय का है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है डोल्टन प्रणाली के प्रवर्तक कौन है, तो डोल्टन प्रणाली के प्रवर्तक मिस हेलन पार्क हर्स्ट है, ठीक है ना। डोल्टन, पहला ऑप्शन डोल्टन ही होगा, ठीक है ना। डोल्टन व्यक्ति का नाम नहीं, डोल्टन एक शहर का नाम है, ठीक है ना। तो डोल्टन विधि का जो प्रवर्तक है उनका नाम है मिस हेलन पार्क हर्स्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर किस प्रणाली को ठेका प्रणाली भी कहते हैं, तो ठेका प्रणाली है, डोल्टन प्रणाली को ठेका प्रणाली कहा जाता है। कि ये चैप्टर मुझे यहाँ पर एक दिन के अंदर कंप्लीट करवाना है, तो मतलब एक दिन के अंदर कंप्लीट करवाना है, ये शिक्षण का ठेका लिया जाता है इस विधि के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर है आपको डोल्टन विधि के जनक ध्यान में रखना है। ठेका प्रणाली डोल्टन विधि का उपनाम है। खेल विधि के प्रवर्तक पूछे तो हेनरी कोल्डवेल कुक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। रीट पात्रता की जो L1 की है वो यहाँ क्वेश्चन ए छप सकता है, क्योंकि खेल विधि का प्रवर्तक है हेनरी कोल्डवेल कुक है। प्रारंभिक शिक्षण है वो खेल विधि पर आधारित होना चाहिए, तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। व्याकरण अनुवाद विधि के अन्य नाम क्या है, तो व्याकरण अनुवाद विधि का अन्य नाम भंडारकर विधि है। भंडारकर विधि का अन्य नाम व्याकरण अनुवाद विधि है, ठीक है ना। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। चाहे व्याकरण अनुवाद विधि पूछे तो उसका अन्य नाम भंडारकर विधि है, भंडारकर विधि का अन्य नाम पूछे तो उसका नाम व्याकरण अनुवाद विधि है। तो दोनों कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक या भंडारकर विधि के प्रवर्तक, तो उत्तर होगा रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। केवल भंडारकर याद रख के मत जाना, यहाँ पर वो दे देगा जैसे सीताराम भंडारकर, रामूराम भंडारकर, रामकृष्ण भंडारकर, तो आपको याद रखना है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है। कौन से भंडारकर हैं, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है। तो ये प्रश्न गलत नहीं होगा, थोड़ा बहुत ध्यान में रखना, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करता हूँ किस विधि में मातृभाषा के माध्यम से नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, तो मातृभाषा के माध्यम से नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है व्याकरण अनुवाद विधि को या भंडारकर विधि को। दोनों आंसर सही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये उनका उपनाम है। नेक्स्ट यहाँ पर भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ होता है कि भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना, ठीक है। नेक्स्ट है संरचनात्मक उपागम में यहाँ पर F.G. फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए थे, उनका क्रम बताना है। पहली बात तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं 3 क्वेश्चन बनाता हूँ, वो अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। संरचनात्मक उपागम किसने दिया, तो उत्तर होगा आपके F.G. फ्रेंच ने दिया। किसने दिया, F.G. फ्रेंच ने दिया है। संरचनात्मक उपागम में शिक्षण के सिद्धांत कितने हैं, तो 3 हैं। कितने हैं, 3 हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि संरचनात्मक उपागम के शिक्षण सिद्धांत में जो 3 सिद्धांत हैं उनका क्रम बताओ। जो क्रम है यहाँ पर पहला है वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना और छात्रों की क्रियाशीलता। पेपर के अंदर पूछा जा चुका है ये प्रश्न, और अब की बार यहाँ से संरचनात्मक उपागम के प्रवर्तक पूछ सकते हैं या इन संरचनात्मक उपागम के अंदर कितने सिद्धांत प्रयोग में लाए जाते हैं, तो 3 लाए जाते हैं। उनका क्रम ध्यान रखना, पहले वाचन पर बल दिया जाएगा, फिर भाषाई आदतों का विकास करना, फिर छात्रों की क्रियाशीलता। तो क्रियाशीलता लास्ट में आएगी और वाचन पहले आएगा। 2 चीज़ें याद रखोगे तो आपका सवाल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा जो प्रवर्तित बेसिक शिक्षा है वही बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत कौन सा है, तो मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, ठीक है ना। तो बुनियादी शिक्षा जो प्रणाली है या विधि है वो किसने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न एग्जाम के अंदर एक प्रश्न आता है, तो उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। पाठ्य पुस्तक के बाह्य गुण, तो पाठ्य आपके पास किताब तो होगी ना, तो उस किताब के बाहर कौन कौन से गुण होते हैं उनकी चर्चा करते हैं, ठीक है ना। आकार, मुख्य पृष्ठ, मूल्य, शीर्षक और जिल्द। यानी जिल्द का मतलब होता है बाइंडिंग होती है, जो बाइंडिंग होती है ना किताब की उसे बोलते हैं जिल्द, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना ये 4-5 गुण हैं जो बाह्य गुण होते हैं। और आंतरिक कौन कौन से गुण होते हैं, बाह्य गुण यानी किताब का बाहरी आकार जो आकार है, ठीक है ना।
मुख्य पृष्ठ, ठीक है ना। बुक का मुख्य पृष्ठ कैसा होना चाहिए। मूल्य भी बाह्य यहाँ पर गुण है, ठीक है ना। शीर्षक, किताब किस नाम से है, जैसे शिक्षण विधियों की किताब है तो शिक्षण विधियाँ हैं, ठीक है ना। रीड से संबंधित रीट है तो इसका शीर्षक भी बाह्य पृष्ठ पर लिखा होता है। जिल्द, बाइंडिंग आप समझते हो, तो यहाँ पर ये सारे हैं बाह्य गुण है, ठीक है ना। पाठ्य पुस्तक के आंतरिक गुण की बात करूं तो विषय वस्तु आंतरिक गुण है, जो विषय की विविधता है वो आंतरिक गुण है। भाषा शैली आंतरिक गुण है। चित्रों का प्रयोग आंतरिक गुण है। अभ्यास प्रश्न आंतरिक गुण है। स्वदेश्यता, उपयुक्तता, रोचकता, व्यवहारिकता, मौलिकता, नवीनता का समावेश, ये सारे हैं आपको आंतरिक गुण है। आपको बाह्य गुण याद कर लोगे तो आंतरिक गुण याद रखने की जरूरत है ही नहीं, तो आप बाह्य गुण याद रख लो, आंतरिक जो इनमें से अलग होगा वो अलग कर देना, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे आएगा, निम्न में से पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण नहीं है तो 3 तो ये देगा, 1 इनमें से देगा, या निम्न में से बाह्य पाठ्य पुस्तक के बाह्य गुण आपके नहीं है तो बाह्य गुण की बात करें तो यहाँ पर 3 ये बाह्य गुण दे देगा, 1 आंतरिक गुणों में से दे देगा, तो दोनों में से कोई एक याद कर लो और सारे याद कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करता हूँ पाठ्य पुस्तक जो है शिक्षक या छात्रों के लिए। पाठ्य पुस्तक शिक्षक और छात्रों के लिए ज्ञानार्जन का साधन है, ठीक है ना। पाठ्य पुस्तक साधन है, साध्य नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखना, पाठ्य पुस्तक ज्ञानार्जन का साधन है, साध्य नहीं है, ठीक है ना। ये लाइन है ना एग्जाम के अंदर आई हुई है, लेकिन पाठ्य पुस्तक साधन है, साध्य नहीं है, 2022 के अंदर आई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करता हूँ प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक के लिए किस शब्द का प्रचलन था। तो प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक के लिए ग्रंथ शब्द का प्रचलन था। पाठ्य पुस्तक में विषय सामग्री का स्त्रीकरण या प्रयोग करना किया जाना चाहिए, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसके अलावा यहाँ पर है सरल से कठिन की ओर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ हिंदी भाषा शिक्षण में उपागम है, तो हिंदी भाषा शिक्षण में या पाठ संसर्ग उपागम और रचना उपागम, ठीक है। पाठ्य पुस्तक रचना में सोपान के उचित क्रम है। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक रचना के जो सोपान होते हैं, विषय सामग्री का चयन, स्त्रीकरण और प्रस्तुतिकरण, ध्यान रखना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बार एग्जाम के लिए, ठीक है ना। पाठ्य पुस्तक में रचना के सोपानों का उचित क्रम है, विषय वस्तु का चयन करो, फिर उसका स्त्रीकरण, फिर प्रस्तुतिकरण, ठीक है ना। तो पहले चयन, स्त्रीकरण, प्रस्तुतिकरण, तो प्रस्तुतिकरण में लास्ट में आएगा, ठीक है ना। चयन पहले आएगा, तो चयन हमेशा पहले करते हैं, प्रस्तुतिकरण बाद में करते हैं। 2 बात याद रखना, तीसरा बीच वाला याद में रह जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से निश्चित रूप से एक प्रश्न पूछा जाता है, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है ना। तो यहाँ पर निदान का महत्व नगण्य है यदि आप उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाए तो, ठीक है ना। अगर आप निदान कर रहे हो, निदानात्मक परीक्षण कर रहे हो, यानी बच्चे के अंदर कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं उनका पता लगा रहे हो, तो वह निदानात्मक परीक्षण करने के बाद उन दोषों को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उपचारात्मक परीक्षण करना जरूरी है, ठीक है ना। वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षाओं के परिणामों में किसने महत्वपूर्ण कार्य किया, तो डॉक्टर प्रेसी ने महत्वपूर्ण कार्य किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर है वाचन के निदानात्मक परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बेलार्ड ने है वो परीक्षा में कितने सामान्य शब्द और जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया है, तो बेलार्ड ने है अपने परीक्षण के अंदर है 158 शब्द दिए थे, ठीक है ना। अब की बार जो प्रश्न है यहाँ से बन सकता है कि बेलार्ड ने निदानात्मक परीक्षण है उसके अंदर यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए एक परीक्षण तैयार किया, उस परीक्षण के अंदर है 158 शब्द थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है कक्षा स्तर के अनुरूप जो प्रगति नहीं करने वाले विद्यार्थियों को किस शिक्षण की आवश्यकता है, तो यहाँ पर कक्षा स्तर के अनुसार प्रगति नहीं करने वाले छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है, ठीक है। निदान एवं उपचार शब्द ग्रहण किए गए हैं चिकित्सा शास्त्र से किए गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है चिकित्सात्मक अध्यापन के या परिष्करात्मक अध्यापन के ये दोनों हैं उपचारात्मक शिक्षण के अन्य नाम हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है उपचारात्मक शिक्षण है, उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ होता है अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण करवाना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगली परिभाषा यहाँ पर आई है सोनेल मोदे की भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के मूल्य से सामान्य प्रगति नहीं कर पाते हैं। ये कथन किसका है, सोनेल मोदे का है, ठीक है ना। तो आपको इसके अंदर टैग वर्ड याद रखना है अनुसंधानकर्ता भाषागत दोष, ठीक है ना। ये परिभाषा अनुसंधानकर्ता और भाषागत दोष जिस परिभाषा के अंदर मिल जाए सोनेल टिक करके आ जाना, ठीक है ना।
तो आपको ये टैग वर्ड याद रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके उपचारात्मक शिक्षण में व्यवहार होना चाहिए, तो सहानुभूति व्यवहार होना चाहिए, ठीक है ना। जो मूल्यांकन मौखिक लिखित प्रश्न है यहाँ से हम चर्चा कर लेते हैं। अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं की बात करें तो यहाँ से प्रश्न छप सकता है, कई बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आ चुका है। वैधता हो गई, वस्तुनिष्ठता हो गई, व्यापकता हो गई, विश्वसनीयता हो गई, व्यवहारिकता हो गई, विभेदकारिता हो गई, उपयोगिता हो गई और स्पष्टता हो गई। जिसमें आपको मैं बता देता हूँ, वैधता का अर्थ होता है, जैसे वैधता का मैं सामान्य अर्थ बताता हूँ, जिस उद्देश्य का आप निर्धारण करते हो उस उद्देश्य को प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है, वो क्या है, वैधता हो रही है। अगर आप चाहते हो जैसे कोई नागौर का व्यक्ति है और सीकर आना चाहता है, तो नागौर का व्यक्ति का उद्देश्य सीकर आना है, क्या वह व्यक्ति सीकर आ पा रहा है या नहीं आ रहा है, तो यही क्या है, वैधता है। एक बालक ने को पढ़ाने का जो तरीका होता है, जो पढ़ाया हुआ है, जैसे मान लो ये आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया, ये चैप्टर आप पूरा आपको अधिगम हुआ है कि या नहीं हुआ है, यही क्या है, आपके वैधता है, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है जो जांच करता होता है परीक्षण, उसकी रुचि का प्रभाव उस पर नहीं पड़ना चाहिए, मूल्यांकन पर रुचि का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। और विश्वसनीयता का आता है, विश्वसनीयता का मतलब होता है, अगर मेरा मान लो एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम के अंदर मेरे को 45 नंबर मिले हैं और उस एग्ज़ाम को एक जैसे मूल्यांकनकर्ता ने जांचा तो मेरे को 45 नंबर दिए। अब मेरे को संतुष्टि नहीं हुई तो मैंने दूसरी बार अप्लाई किया और किसी दूसरे मूल्यांकनकर्ता ने वापस उसे चेक किया, तो उसमें भी अगर 45 नंबर मिल रहे हैं तो वह जो परीक्षण है वो कैसा है, आपके विश्वसनीय परीक्षण है, उसकी जो मूल्यांकन है वो विश्वसनीय है, ठीक है ना। तो अगर नहीं मिल रहा है तो वह जो मूल्यांकन है वो विश्वसनीय नहीं है। ये थोड़ी बहुत आप ध्यान में रखना, आप आराम से इसको कर लोगे। शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं, तो 3 उद्देश्य होते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन के 3 उद्देश्य होते हैं, ध्यान रखना, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। मूल्यांकन के पूछे शैक्षिक मूल्यांकन के 3 उद्देश्य होते हैं, लेकिन आपसे पूछ ले परीक्षा के जो उद्देश्य होता है, लेकिन परीक्षा का उद्देश्य एक ही होता है, वो होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ध्यान रखना, एग्जाम यानी टेस्ट का वो एग्जाम के उसका उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, जो बालक के ज्ञान को टेस्ट करना होता है। मूल्यांकन का मतलब होता है बालक को ज्ञानात्मक रूप से भी आप देखो, बालक को भावात्मक रूप से भी देखो और बालक की क्रियात्मक रूप भी आप देखो, तीनों चीज़ें इसके अंदर आती है। लेकिन आपसे परीक्षा पूछ लेना तो फिर आप केवल एक ही करके आना, ठीक है ना, कहीं कन्फ्यूजन नहीं रह जाए। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत यहाँ पर बीएस ब्लूम ने किया। नेक्स्ट है, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह परीक्षण कैसा है, वैध परीक्षण है। मैंने बोला था ना, जिस उद्देश्य को आपने परीक्षण तैयार किया वो उद्देश्य अगर पूर्ति हो रही है तो परीक्षण कौन सा है, वैध परीक्षण है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षण जो परीक्षण से होता है, मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षण से होता है, तो मूल्यांकन का क्षेत्र, परीक्षण का मतलब यहाँ पर परीक्षा है, ठीक है ना। तो मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है, विस्तृत होता है, व्यापक होता है। या फिर आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि परीक्षा का क्षेत्र मूल्यांकन से होता है, तो मूल्यांकन से वो संकीर्ण होता है, ठीक है ना, या संकुचित होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना चीज़ों को। परीक्षण का मतलब टेस्ट होता है, टेस्ट को परीक्षा कह सकते हैं अपन, ठीक है। परीक्षा द्वारा छात्र के किस पक्ष का परीक्षण होता है, तो परीक्षा के द्वारा छात्र के ज्ञानात्मक पक्ष का परीक्षण होता है। मैंने बोला था ना, परीक्षा के द्वारा है किसका परीक्षण होता है, ज्ञानात्मकता का परीक्षण होता है। मूल्यांकन के भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो पाठा अंतर्गत कह सकते हो या पाठो उपरांत कह सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है, तो भावात्मक पक्ष हेतु यहाँ पर उपयुक्त मापनी है अभिवृत्ति मापनी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है, तो निबंधात्मक प्रश्नों में हो सकती है। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति पूछे तो निबंधात्मक प्रश्न है, ठीक है ना। लिखित परीक्षा के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, निबंधात्मक परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा। अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन से हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण है या प्रमापीकृत परीक्षण है, वो अधिक विश्वसनीय है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार यहाँ पर पूछे तो आपको बताना है, एकांतर अनुक्रिया रूप हो गया, सत्य असत्य परीक्षण हो गया, बहुविकल्प प्रश्न हो गए, मिलान पद वाले प्रश्न हो गए, वर्गीकरण वाले प्रश्न हो गए,
रिक्त स्थान वाले परीक्षण जो पूर्ति प्रश्न हो गए, युगलीकरण, विषम का चुनाव, सादृश्य, अनुभव रूप, ये सारे क्या है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है। ठीक है ना, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो प्रश्नों से यहाँ से एक सवाल आ सकता है। थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट है अगला, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का मुख्य कारण क्या है? निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता क्या है? निष्पक्ष मूल्यांकन। आत्मनिष्ठता का गुण पाया जाता है, निम्नात्मक प्रश्नों के अंदर पाया जाता है। बालक के सुनना, बोलना, पढ़ना कौशल का जो परीक्षण है वो मौखिक परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है। जो शिक्षार्थियों की सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसी पर प्रभावी जोर दिया गया था। तो सीसी पर प्रभावी जोर है वो एनईपी 1986 के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने जो सीसी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी है, वो एनईपी 1986 के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू की है? तो 10वीं परीक्षा के लिए 2010-11 सेशन के अंदर लागू की गई है। ठीक है ना, तो जैसे 10वीं जैसे 2010 और 2011 वाला सत्र था उसके अंदर सीसी प्रणाली को लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है यहाँ पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता का संवर्धन करना। ठीक है ना, विद्यार्थी की जो अधिगम क्षमता है उसके सभी पहलुओं का क्या करना, मूल्यांकन करना। ये सीसी पर जो प्रणाली है मूल्यांकन की उसका मुख्य उद्देश्य है। विद्यार्थियों के लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति कौन सी है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन परीक्षा पद्धति है। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन कौन सा होता है? संकलनात्मक मूल्यांकन कह सकते हो या फिर इसका दूसरा नाम है योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, इस प्रकार साथियों हमने जितने भी शिक्षण विद्या के टॉपिक थे जहाँ से सवाल आने की प्रबल संभावना है उन सारे सवालों को इस वीडियो के अंदर हल कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आशा है, उम्मीद है इस वीडियो से आपकी एग्ज़ाम के अंदर शिक्षण विधियों के 10 सवाल आते हैं वो 10 के 10 इस एक ही वीडियो से रिपीट होने की प्रबल संभावना है, जो आपके एग्ज़ाम हो जाएगा। जब पेपर अपने हाथों में आएगा तब इनका है आप सबको पता चल जाएगा। लगभग 10 में से आपके 7 क्वेश्चन तो इस पेपर से आने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, तो आप इस पेपर को, इस वीडियो को 2-3 बार है ज़रूर सुन लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।